हेलो। पिछले क्लास में हम लोगों ने केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा था और प्रूफ ऑफ द केपलर्स लॉ। आज हम जानेंगे कि केपलर्स लॉ की मदद से न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसे कैसे डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, डिराइव दी ग्रेविटेशनल लॉ with help of Kepler's law। कैसे हम डिराइव कर सकते हैं ग्रेविटेशनल लॉ को? हम जो है केपलर्स लॉ की मदद से कैसे डिराइव कर सकते हैं? इसके लिए एक एजम्पशन करना होता है। व्हाट इज द एजम्पशन? एज्यूम द अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर। हम यहां पर एज्यूम करते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। ठीक है, अब यहां पर हम द अर्थ या जो हम एज्यूम करते हैं कि द अर्थ नहीं, एज्यूमिंग द ऑर्बिट जो है वह परफेक्ट सर्कुलर पाथ है। परफेक्ट सर्कुलर पाथ। क्यों ऐसा मानना पड़ा है? इसलिए कि केपलर्स ने कहा था कि जो पाथ है प्लेनेट का वह क्या है? इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। लेकिन हम यहां पर एज्यूम करते हैं कि जो ऑर्बिट है, जिस पर जो है जिस रास्ते से होकर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, वह एक परफेक्ट सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब यहां पर हम लेते हैं लेट m बराबर मास ऑफ प्लेनेट यह जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। r बराबर रेडियस, स्मॉल r ले लेते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कैपिटल M बराबर मास ऑफ द सन। ठीक है, मास ऑफ द सन। ओमेगा ले लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट की क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। F is the centripetal force इसका प्रोवाइडेड बाय द सन। ठीक है, exerted by the sun on the planet। Okay, no doubt। M is the mass of planet, capital M mass of the sun, R is the radius of orbit, omega is the angular velocity of the planet, F is the centripetal force exerted by the
सन ऑन द प्लेनेट, टी बराबर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तब हम देखें F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। तब यहां लिख सकते हैं F इक्वल टू एम आर 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर बराबर हो गया एम आर 4 पाई स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ कहता है बाई केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यू। याद होगा, यह केपलर्स का थर्ड लॉ है। तो हम क्या करें अब यहां पर, अब इसको की टी की जगह पे हम इसको पुट करते हैं। तो F इक्वल टू देख लें एम आर 4 पाई स्क्वायर बटा के आर क्यू, के आर क्यू। ठीक है, अब यहां देखें एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एम 4 पाई स्क्वायर बटा के आर स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं F इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बटा के इंटू एम बाई। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 4 पाई इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, तब क्या हो गया, इसलिए F प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड द सन। इसका अर्थ क्या हुआ, F प्रोपोर्शनल टू m एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, अब यदि इसे हम देखें तो यह एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जितने फोर्स से सन प्लेनेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो प्लेनेट भी सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो वैसी स्थिति में F इज प्रोपोर्शनल टू द m, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेनेट ऑन द सन। Force is exerted on the planet by exerted on the sun by the planet। तब ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m बाई आर स्क्वायर, यानी द फोर्स एक्सर्टेड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सन ड्यू टू द प्लेनेट इज directly proportional to the mass of the sun, inversely proportional to distance between the planet and the sun। तो इन दोनों को हम मिला दें तो F प्रोपोर्शनल टू एम एम बटा आर स्क्वायर। दैट मीन्स द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। दिस इज द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अब हम न्यूटन्स लॉ के बारे में जानेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
कहता है कि ब्रह्मांड में कहीं भी किन्हीं दो पार्टिकल, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किन्हीं दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इन यूनिवर्स, एनीवेयर इन यूनिवर्स, the force of attraction between any two particles is called gravitational force. This gravitational force is directly proportional to the product of their masses, यानी उनके दो पार्टिकल के मास के, द्रव्यमान के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकल ये है ए, दूसरा कोई पार्टिकल ये है बी। बोथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। इसका मास है m1, इसका मास है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दोनों के बीच में ए फोर्स एक्सर्ट करेगा बी पर, अट्रैक्शन फोर्स, और बी एक्सर्ट करेगा ए पर। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ए बी को अपनी ओर खींचता है और बी ए को अपनी ओर खींचता है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। ये जो फोर्स एफ लगता है, ये दोनों को जो है सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसी के अलोंग लगता है, उसी के अलोंग लगता है। ऑलवेज बी रिमेंबर द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो सेंटर टू सेंटर होता है, और ये जो फोर्स एक्ट करता है वह इस स्ट्रेट लाइन जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, वह जो है उसी के अलोंग लगता है। तो न्यूटन्स के लॉ के अनुसार F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को हम कंबाइन करें, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r², या F इक्वल टू G m1 m2 बाई r², जहां G क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? कि इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी एक समान होता है, कांस्टेंट रहता है या बदलता नहीं है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ। एक्सपेरिमेंट के जरिए जी की वैल्यू निकाली गई, वह है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, यह वैल्यू फिक्स होती है। यह एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, यह वैल्यू फिक्स होती है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी न्यूटन का हम जो है वेक्टर फॉर्म देखते हैं। इसी का हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। मान लिया कि ये पार्टिकल m1 ये है, यह पार्टिकल m2
बी है। ठीक है, ए और बी। अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, एक है आर, R12, दूसरा R21। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बॉडी बी फ्रॉम ए, R1। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ R12, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम बी, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए फ्रॉम बी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए, वन जो सिंबल कर रहा है ए का, ठीक है, और टू जो सिंबल कर रहा है वह क्या किसका है, बी का। ठीक है, तो फ्रॉम बी, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी फ्रॉम ए। टू जो है बी का सिंबल है, वन जो है ए के लिए है, तो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी फ्रॉम। ठीक है, यानी ठीक है, अब जो फोर्स है, एक फोर्स है F12, the gravitational force exerted on A, ठीक है, 1, the gravitational force exerted on A by B, the gravitational force exerted on A by B। ठीक उसी तरह F21 is equal to the gravitational force exerted on B by A। ठीक है, क्लियर। तो F21 यानी वेक्टर नोटेशन में यदि अब हम इसको अब लिखना चाहें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यदि हमको अब लिखना हो, तो अब हम कैसे लिखेंगे, देख लें। F12 यानी F12 क्या है, द फोर्स exerted on A by B, बराबर क्या हो गया, माइनस G M1 M2 बाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ B फ्रॉम A। ठीक है, तो ये हो गया R21 स्क्वायर इंटू R21, ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए, ये पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, बाई बी, यह इसके डायरेक्शन को बताता है। यानी R21 का डायरेक्शन किधर है, इधर है, R21 बी के द्वारा लग रहा है अपनी ओर। निगेटिव साइन क्या बताता है,
निगेटिव साइन जो बताता है हमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। निगेटिव साइन का अर्थ हो गया द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमारा एक पहला इक्वेशन हुआ। इसी तरह हम F12 हमने जैसे निकाला उसी तरह F21 हम निकाला, तो बराबर हो गया G M1 M2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 R21 displacement vector, the gravitational force exerted on B by A, यानी B के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स A के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो यह डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A फ्रॉम B, ये हो गया R12। इट क्लियर? लेकिन यदि हम देखें तो R12 इज इक्वल R21, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, बी से ए का डिस्प्लेसमेंट, दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको ऐसे भी R21 का स्क्वायर बराबर R12 का स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह हम यूनिट वेक्टर ले लें, सॉरी दिस इज द यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर बराबर R12 यूनिट वेक्टर। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं। यह जो है इसका डायरेक्शन बताता है किधर से किधर, ए से बी की ओर। ठीक है। 1-2 का डायरेक्शन किधर बताता है? बी से ए की ओर। तो दोनों बराबर है। मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों क्या है? बराबर है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। तो हम इसके आगे निगेटिव साइन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? निगेटिव साइन लगा सकते हैं। पुट द निगेटिव साइन। तब इसको हम इंप्लाई करें, स्क्वायर करें, तो R21 स्क्वायर बराबर R12 का स्क्वायर। ठीक है। ये तो निगेटिव हो गया पहला। उसी तरह हम इसको करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट में R21 स्क्वायर इक्वल टू R12 का स्क्वायर, क्योंकि बोथ क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है। डायरेक्शन ये बता दिया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 था। अब हम इक्वेशन 2 में R12 की जगह पे हम पुट कर दें। ठीक है। तो F21 बराबर क्या होगा? G M1 M2 बटा R21 का स्क्वायर इंटू R21। क्योंकि ये साइन यहाँ निगेटिव है, ठीक है, यहाँ साइन सॉरी छूट गया है, निगेटिव है,
तो ये निगेटिव साइन निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तब ये जो है यदि अब हम तुलना करें इक्वेशन 3 और इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम क्या पाते हैं कि ये क्या है, बराबर है। तो F21 इक्वल टू माइनस F12, यानी बोथ आर इन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लिसन once again. A and B, two particles having mass m1 m2, this r12 displacement vector of A from B, A का displacement vector B से A का है। उसी तरह r21 displacement vector of B, B का जो है A से displacement vector है। क्लियर। F12 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A बाई B है, यानी B A को अपनी ओर खींच रहा है। F21 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन B बाई A, यानी ये जो है B को अपनी ओर खींच रहा है। तो यदि न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ को हम अप्लाई करें, तो F12 हम के लिए अप्लाई करें तो F12 क्या है, B अपनी ओर खींच रहा है, किसको, A को। ठीक है। तो A का जो डिस्प्लेसमेंट है वह R21, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ B फ्रॉम A। A का जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, R21। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और R21 ये दिशा क्या होगी, क्योंकि B अट्रैक्ट कर रहा अपनी ओर, तो R21 या यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स B। ठीक है। सेकेंड नंबर, ठीक इसी तरह F21 क्या होगा, GM1 M2 बटा R12, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ A फ्रॉम B। और एक फोर्स कौन सा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाई A। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है। तो डायरेक्शन 1 2 ये यूनिट वेक्टर ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। इट क्लियर। अब देखें यूनिट वेक्टर R21 और R12, ये तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक जो है R21 इधर लग रहा है, R12 इधर लग रहा है। तो ये जो है दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो R12 बराबर माइनस R12। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो डिस्प्लेसमेंट A और B दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है समान है लेकिन एक दूसरे, है ना। तो R12 स्क्वायर और R121 स्क्वायर ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तब हम इस इक्वेशन में ये जो है R12 की जगह पे R21 हम पुट कर दें तो ये निगेटिव और निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन माइनस माइनस प्लस हो गया और यूनिट वेक्टर इसका ये आ गया। तब अब इससे हम यदि तुलना करें इक्वेशन फर्स्ट की तो ये क्या है, बराबर है F21। तो F21 बराबर माइनस F2। दिस इज द वेक्टर नोटेशन, यानी both forces are equal in magnitude but opposite in direction. This is the vector notation of Newton's gravitational law. Thanks.